नेक्स्ट टॉपिक है इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स का मतलब? इम्पल्स का मतलब होता है कि बहुत बड़ा फोर्स एक्ट हो जाता है बहुत ही छोटे वक्त के लिए। इम्पल्स को समझने के लिए ये एग्जांपल्स देखिए। बहुत सारा फोर्स एक्ट हो जाता है। सबसे पहला एग्जांपल ये वाला, सस्पेंशन, राइट? यू कैन से शॉक एब्जॉर्बर। कार्स में, व्हीकल्स में देखने को मिलता है। तो क्या होता है, गाड़ी जब किसी खड्डे में गिरती है या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकलती है और उसकी स्पीड अच्छी खासी है, लेट से 50-60, तो एक जर्क आता है। जर्क यानी बहुत सारा फोर्स एकदम छोटे टाइम के लिए। तो ये सस्पेंशन क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो मैकेनिज्म है वो इम्पल्स कहते हैं उसको। बहुत सारा फोर्स छोटे टाइम में एक्ट हो जाना, उसको उसको इम्पल्स कहते हैं। वो इम्पल्स को ये शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे ही देखिए, अगर आपको कहे कि सैंड पे कूदिए या पानी में कूदिए, आप आराम से कूद पाएंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स तो लग रहा है बट सैंड फैलती है, रेत बालू फैलता है, पानी फैलता है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है एंड सो तुमको कुछ हर्ट नहीं होता, कोई हानि नहीं पहुंचती। बट अगर तुमको हार्ड सरफेस पे कूदने को कहे तो क्या होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ही छोटा रह जाएगा। अल्टीमेटली इंपल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी विल बी लार्ज। सो काफी जोरदार, काफी दमदार चोट पहुंचती है। सो लेट्स कम बैक। इंपल्स का मतलब है बहुत सारा फोर्स काफी कम वक्त में एक्ट हो जाता है। लार्ज फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडीज फॉर ए शॉर्ट टाइम इट्स कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। हीटिंग, जंपिंग, डाइविंग, कैचिंग, किकिंग, राइट? किक मारते हैं वो जूडो मास्टर्स, एक ही किक में सामने वाला गिर जाता है। तो बहुत गजब का फोर्स एक्ट हो जाता है बहुत ही छोटे टाइम में। और ऐसा होना यानी इम्पल्स एब्जॉर्ब करना, और इम्पल्स बहुत ही पेनफुल रहता है, बहुत बड़ा फोर्स होता है, राइट? इसको एब्जॉर्ब कर पाना इतना आसान नहीं रहता है। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स विच इज द प्रोडक्ट ऑफ इम्पल्स के फॉर्मूलाज। तो ये है इम्पल्स का बेसिक फॉर्मूला के फोर्स इनटू टाइम, या तो ऐसा भी कह सकते हैं एवरेज फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम इट्स कॉल्ड एज इम्पल्स, ऐसे भी कह सकते हैं। द चेंज इन मोमेंटम इट्स कॉल्ड एज इम्पल्स। एक्सीडेंट होता है, राइट? तो एक्सीडेंट में क्या हो जाता है, 60 की स्पीड से कार जा रही थी और सडनली रुक गई, तो इतना बड़ा जो मोमेंटम में बदलाव आता है उसको हम कहते हैं इम्पल्स, जिसकी वजह से काफी सारा नुकसान होता है। इम्पल्स को हम फोर्स टाइम ग्राफ में से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ, दो ग्राफ दिए हुए, एक ये डॉटेड लाइन वाला है और दूसरा वाला है ये डार्क लाइन वाला। तो किसी भी ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इज ऑल्सो, area under the force time graph will also give you the impulse, right? और ये भी हम कह सकते हैं कि इम्पल्स अगर चेंज इन मोमेंटम सेम टू सेम है, दो कंडीशंस के लिए चेंज इन मोमेंटम सेम टू सेम है, तो F1 T1 विल बी F2 इक्वल टू F2 इंटू T2। इसको हम कंपैरिजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर ग्राफ है ये, मतलब वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, तो इसमें भी हम इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व का मैथमेटिकल कंसेप्ट अगर तुमको पता है तो हम इससे भी इंपल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का कोई इक्वेशन दिया रहेगा, कर्व है यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई इक्वेशन होगा, उसको टाइम के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तब भी हमको इंपल्स मिलेगा। इंपल्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का यूनिट है सेकंड। सो न्यूटन सेकंड विल बी द यूनिट ऑफ इंपल्स। देखते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया, राइट? ट्रेन की बोगीज के बीच में भी बफर्स लगे हुए होते हैं। ये बफर्स या शॉक एब्जॉर्बर्स कह सकते हो। ट्रेन जब चलती है, रुकती है, तो एक बोगी दूसरे बोगी पे जो जर्क डालती है, उस जर्क को, राइट, ये बफर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए क्रिकेट प्लेयर कैसे बॉल पकड़ रहा है, ऐसे बॉल आया, हाथ पीछे लिया, तो इसमें हाथ पीछे लेने से क्या हो जाता है, इंपल्स के फॉर्मूला को अगर एग्जामिन करोगे, फोर्स इनटू टाइम,
सो इसका मतलब है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हाथ पीछे खींचने का एक्शन वक्त बढ़ा देता है, टाइम बढ़ा देता है, अल्टीमेटली हाथ पे लगने वाला फोर्स घट जाता है। इसीलिए फील्डर्स इस एक्शन में बॉल को पकड़ते हैं, राइट। हम भी जब कूदते हैं सैंड पे, पानी पे, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, सैंड यील्ड्स, फैलती है, वो थोड़ा कुशन जैसा काम करती है ना। पानी भी फैलता है, कुशन जैसा काम करता है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। अल्टीमेटली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इज लेस, अल्टीमेटली लेसर इंपल्स इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन वी जंप ऑन टू द फोम या तो सैंड। सो ये काफी सारे एग्जाम्पल्स है इंपल्स के। एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थर्ड लॉ कहता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, बट इस चीज को बहुत गहराई में समझने की जरूरत है। पहला पॉइंट क्या कहता है, फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर, इट ऑलवेज अकर्स इन पेयर एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन, है ना। मैंने फोर्स लगाया, अब इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने फोर्स किसी चीज पे लगाया तो वो चीज भी मुझे रिवर्स में फोर्स देगी, ये फॉर श्योर है। तो फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। फोर्स exerted on B due to A will be negative of force experienced by A due to B। मैंने ड्राइंग करके बताया था कि एक बॉडी है A, बॉडी है B, राइट। तो दोनों के बीच में लेट्स से ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी उसका डायरेक्शन ये रहा, एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए उसका डायरेक्शन ये रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग होंगे। फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, पेयर में ही होंगे हमेशा। फोर्स ऑन द बॉडी ए बाय बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बी बाय द ए। The term action and reaction in the third law gives us a wrong impression, as if action is the cause and reaction is the effect। ऐसा नहीं है, हमने एक्शन किया इसीलिए रिएक्शन मिला, ऐसा नहीं है। बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो हम ऐसा कह नहीं सकते, राइट। सो इनफैक्ट देयर इज नो कॉज इफेक्ट, हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि एक्शन की वजह से रिएक्शन हुआ, पहले रिएक्शन भी हो सकता है फिर एक्शन हो, या अधूरे एक्शन में भी रिएक्शन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं ऐसे तुमको पंच मारूं, तो अभी तो मेरा पंच खत्म भी नहीं हुआ, उसके पहले ही तुम डर गए, है ना। तो एक्शन खत्म नहीं हुआ, उसके पहले रिएक्शन आ गया। सो ऐसा हम कभी नहीं कह सकते कि पहले एक्शन ही होता है बाद में रिएक्शन आता है। कभी कभी एक्शन कंप्लीट भी नहीं होता और रिएक्शन आ जाता है, अभी तो एक्शन हुआ भी नहीं है, उसके पहले ही रिएक्शन आ गया, ऐसा कोई भी केस हो सकता है। रिलेशनशिप implied in the third law, therefore on A by B and the force on B by A act at a same instant or simultaneously, therefore any one of them may be called as action and other may be reaction। अगर दोनों चीजें एक साथ हो जाती है तो तुम किसी को भी एक्शन कह दो, किसी को भी रिएक्शन कह दो। तुम दीवार पे पंच मारते हो, उसी वक्त तुम्हारे हाथ पे भी लग जाती है, तो तुम ऐसा कह सकते हो दीवार ने एक्शन किया, हाथ को रिएक्शन, हाथ ने रिएक्शन दिया, या ऐसा भी कह सकते हो हाथ ने एक्शन किया, दीवार ने रिएक्शन दिया। फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, हेंस दे नेवर कैंसल ईच अदर। देखो एफ ए बी ए पे एक्ट हो रहा है, एफ बी ए बी पे एक्ट हो रहा है, ये एक दूसरे को कैंसल कभी नहीं करेंगे। द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन में अपीयर ड्यू टू एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज और इवन फ्रॉम डिस्टेंस। तो जरूरी नहीं है दो बॉडी कॉन्टैक्ट में आई ही हो, जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल दिया, फोर्स एट ए डिस्टेंस, दूर से भी एक्शन रिएक्शन हो सकता है, कॉन्टैक्ट में आके भी एक्शन रिएक्शन हो सकता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडीज आर एट रेस्ट और इन मोशन, किसी भी सिनेरियो में एक्शन रिएक्शन एप्लीकेबल है। थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल द टाइप ऑफ फोर्सेस, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो नॉन कॉन्टैक्ट हो। सो ये थी कुछ बातें न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। हॉर्स एंड द कार्ट प्रॉब्लम, कनेक्टेड बॉडीज का एक और केस है, राइट, जिसको हम समझेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब यहां पर है हॉर्स
और है कार्ट, राइट। तो सबसे पहले हॉर्स को समझते हैं। तो हॉर्स का वेट, राइट, W2 एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो जमीन है नॉर्मल रिएक्शन देगी ऊपर की तरफ, खड़ा है तो। पर जब हॉर्स चलने लगता है तो वेट तो नीचे ही एक्ट होता है, बट उसके पैर क्या करते हैं, उसके पैर जमीन पे ऐसा टेढ़ा धक्का मारते हैं। हम जब चलते हैं तो हम जमीन को नीचे नहीं धक्का मारते, हम जमीन को पीछे धक्का मारते हैं, हमारा पैर थोड़ा स्लैंट होता है। सो हम घोड़ा फोर्स F डैश अप्लाई करता है, बदले में सरफेस उसको देता है रिएक्शन R। सो ये हो गई कंडीशन मोशन वाली। अल्टीमेटली R को हम अगर रिजॉल्व कर दे तो R cos थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, R sin थीटा ऊपर के डायरेक्शन में। R cos थीटा हॉर्स को आगे लेकर जाएगा। सो हॉर्स के लिए अगर हम इक्वेशन लिखे तो R cos थीटा जो कि हॉर्स को आगे लेके जा रहा है माइनस T2 विल बी इक्वल टू मास ऑफ द हॉर्स इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बना हॉर्स के लिए। सेम वे कार्ट के लिए अगर इक्वेशन बनाए तो कार्ट में वर्टिकली तो फोर्सेस बैलेंस्ड है, हॉरिजॉन्टली जो टेंशन T1 है वही कार्ट को आगे लेके जाएगा। तो T1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ द कार्ट इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का एक ही होता है, और पूरी सिस्टम को खींचने वाला फोर्स है R cos थीटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि R cos थीटा, राइट, R cos थीटा ही मेन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये दो इक्वेशंस से हम एक्सेलरेशन टेंशन ढूंढ सकते हैं, राइट। ये रिजिड कनेक्टर ही होता है, तो हम ऐसा इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि T1 इज इक्वल्स टू T2। स्प्रिंग तो बीच में लगी हुई नहीं होती है, सो T1 विल बी इक्वल टू T2। कंप्लीट सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखे तो मास ऑफ द हॉर्स प्लस मास ऑफ द कार्ट इनटू एक्सेलरेशन, राइट, F विल बी इक्वल टू R दिस विल बी द नेट फोर्स F नेट, ये हो जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार्ट। सो ये है हॉर्स एंड द कार्ट प्रॉब्लम। इसके अंदर हमने फ्रिक्शन एज्यूम नहीं किया, जो कि ये एक अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है। इसको हम इन्वॉल्व कर दे तो इक्वेशंस बदल जाएंगे। यहां पर हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा T1 इक्वल टू T2 तो है ही, पर ये वाला इक्वेशन हो जाएगा T1 माइनस F विल बी इक्वल टू मास ऑफ द कार्ट इनटू एक्सेलरेशन। और पूरे सिस्टम के लिए भी ये सेम इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूं, नेट फोर्स हो जाएगा R cos थीटा माइनस फ्रिक्शन F। पूरी सिस्टम को कंसीडर कर लिया तो T1 T2 तो इंटरनल फोर्स है, R cos थीटा घोड़ा आगे की तरफ दे रहा है, फ्रिक्शन F पीछे की तरफ। तो 1, 2 और ये 3 इक्वेशंस बनेंगे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम के, जिसको यूज करके तुम अननोन चीज फाइंड कर सकते हो। फिर है एक ये थियोरेटिकल टॉपिक, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों सेकंड लॉ रियल लॉ है? तो सेकंड लॉ ही एक्चुअली में मेन इंपॉर्टेंट लॉ है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ के अंदर आ जाता है, थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ के अंदर आ जाता है। इसको हम वर्ड्स में समझा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू F, है ना। सो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो चेंज इन मोमेंटम, राइट, चेंज इन मोमेंटम भी 0 होगा। अल्टीमेटली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई भी बॉडी जा रही है तो वो जाती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। अब वो जा रही है तो उसी स्पीड से जाती रहेगी, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। फर्स्ट लॉ का है ना स्टेटमेंट कि देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन द बॉडी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो कोई भी बॉडी जा रही है वो जाते ही रहेगी,
रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वैसा ही होता रहेगा। थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ के अंदर है, तो इसको भी हम समझा सकते हैं, राइट। फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कि ये इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो ही होगा। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। कैसे? जैसे कि टग ऑफ वार ले लो, राइट। एक इंसान रस्सी को इधर खींच रहा है, दूसरा इंसान रस्सी को इस तरफ खींच रहा है। तो अब इसके इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? कोई यहां से हवा चला रहा है कि इसको धक्का लगे और ये उस तरफ चले जाए? नहीं, ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो हम ऐसा कहेंगे कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल एंड अपोजिट of the force experienced by the B due to A. Ultimately FAB plus FBA zero होगा. So once again this is in accordance with the second law. So second law is the real law. Apparent weight of a man in a lift. ये बात फर्स्ट लेक्चर में थी। क्या थी वो बात? इसको हम कहते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल मास। मैंने समझाया था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल मास। तो जब भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, सॉरी, जब भी एक्सेलरेशन जीरो है तो जो मास है वो हमें रेगुलर या नॉर्मल फील ही देगा। पर जब एक्सेलरेशन हो रहा हो तब कुछ अजीब फील होता है। अजीब फील होता है यानी बस एक्सेलरेट करती है तो हमको पीछे की तरफ झटका लगता है, ब्रेक लगाती है, डिसेलरेशन हो रहा है, आगे की तरफ झटका लगता है। तो इन सब केसेस में हम टेम्पररीली बन जाते हैं नॉन इनर्शियल मास। क्यों झटका लगता है? फिक्टियस एक्सेलरेशन की वजह से। फिक्टियस बोलो या सूडो एक्सेलरेशन, और इसकी वजह से एक्शन में आता है फिक्टियस फोर्स या फिक्टियस या तो सूडो फोर्स जो हमको जर्क फील करवाता है। फिक्टियस एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग केसेस है। सबसे पहला वाला केस, व्हेन द एलिवेटर इज एट रेस्ट। तो एलिवेटर इज एट रेस्ट तो फिक्टियस फोर्स एफ विल बी जीरो। अल्टीमेटली हमारा जो वेट है वो हमको mg, जो हम नॉर्मल फील करते हैं खड़े रहने पे, वही फील करेंगे। बट जब एलिवेटर यूनिफॉर्मली ऊपर या नीचे जा रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से, तो स्पीड जब कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होने वाला है, हमें कुछ भी अजीब फील नहीं होगा। वंस अगेन फिक्टियस फोर्स या फिक्टियस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। हमारा जो वजन है हमें उतना ही फील होगा। बट अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है किसी एक्सेलरेशन के साथ, कुछ एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, जैसे ये वाला केस है, एलिवेटर मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो फिक्टियस एक्सेलरेशन यानी सूडो एक्सेलरेशन, राइट, हम इसको कहेंगे फिक्टियस का एफ। तो ये सूडो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट होगा। अल्टीमेटली हमें कितना वजन फील होगा? फिक्टियस फोर्स हो जाएगा एम ए एफ यानी फिक्टियस एक्सेलरेशन। जिस एक्सेलरेशन से एलिवेटर ऊपर जा रहा है ना, वही मैग्नीट्यूड होगा फिक्टियस एक्सेलरेशन का। बस फिक्टियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो फिक्टियस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। वैल्यू दोनों की सेम होगी। अब यहां पे हम कितना वेट फील करेंगे? यहां पे हम वेट फील करेंगे mg प्लस MAF। थोड़ा भारी लगेगा। जैसे ही एलिवेटर चालू होता है ना, तुम देखना तुम्हें घुटनों की साइड पे या बॉडी में नीचे की तरफ एक झटका फील होता है। तो एक्सेलरेट होता है तब ये फील होता है। एक बार स्पीड उसकी कांस्टेंट हो गई फिर वो फीलिंग चली जाएगी। अगर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होता रहेगा तब तो भाई तुम जमीन में गिर ही जाओगे। जैसे ये
फाइटर क्राफ्ट वगैरह टेक ऑफ करते हैं, तो फाइटर क्राफ्ट कैसा ऐसा दौड़ता है और ऐसा ऊंचा जाता है, तो उनको इतना जबरदस्त फिक्चियस फोर्स फील होता है कि उनको अगर सही से ट्रेनिंग नहीं मिली है तो उनका हार्ट फेल भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। और इसका अपोजिट केस, जब एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है किसी एक्सेलरेशन से, तो फिक्चियस एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। सो अल्टीमेटली यहां पे फिक्चियस फोर्स भी होगा MAF, और वेट जो हमको फील होगा वो होगा mg माइनस MAF, यानी हमें हल्कापन फील होगा। स्वभाव से हल्कापन नहीं, वजन में हल्कापन, है ना। लिफ्ट जब नीचे आना शुरू करती है तो हम कुछ पल के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए थोड़ा लाइट फील करते हैं, क्योंकि तब वो एलिवेटर एक्सेलरेट हो रहा है। अब सोचो एलिवेटर की रस्सी टूट जाए तो उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g। फिक्चियस एक्सेलरेशन की वैल्यू g, तो हमें वजन कितना फील होगा इन ए फ्री फॉल mg, और एक्सेलरेशन तो g जितना हो गया, यानी वजन 0। तो अगर एलिवेटर की रस्सी टूट जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हम स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं। कभी खुद के घर के एलिवेटर की रस्सी काट के ट्राई करना, राइट, बहुत डेंजरस है। सो फ्री फॉल में वेटलेस फील करते हैं। एरोप्लेन भी अगर फ्री फॉल करेगा तो पैसेंजर्स अंदर एकदम वजन 0 महसूस करेंगे। ये है अपरेंट वेट ऑफ ए मैन। ये जो इक्वेशंस लिखे हैं ये सारे अपरेंट वेट के इक्वेशंस है, यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जब एक्सेलरेशन होता है तब फर्क पड़ता है। एक्सेलरेशन होता है तब फर्क पड़ता है। अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। कंक्लूजन्स, ये मैंने इक्वेशंस बताए, राइट। ये होगा वजन, और फ्री फॉल में 0 वजन हम फील करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बहुत गजब का लॉ है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी भर भर के हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ये अभी प्रीवियसली लिखा ना वही बात, ये यहां पर लिखा, देखो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, राइट, तो चेंज इन मोमेंटम भी 0 होगा। एक्सटर्नल फोर्स 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अल्टीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं कि मोमेंटम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि मोमेंटम कंजर्व होगा। कांस्टेंट यानी कंजर्व, बदल नहीं रहा है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम बदलेगा नहीं, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये अलग अलग कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं, ऐसे कहो या ऐसे कहो, बात एक ही है। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो दो बॉडीज टकरा रही है, राइट। कोई यहां से एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, नहीं, यहां से कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, नहीं। सो ये कुछ ऐसी ही बात है कि मैंने एक गेंद इस तरफ फेंकी, किसी और ने एक गेंद इस तरफ फेंकी, तो दोनों गेंद का मास और वेलोसिटी टकराई, दोनों गेंदें टकरा के ऐसे चली जाएगी। अगर दोनों का मास सेम होगा तो एक बड़ी गेंद है तो वो गेंद उसकी डायरेक्शन में ही जाएगी, छोटी वाली गेंद किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट वेलोसिटीज बदल जाएगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब के इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या इसको ऐसा भी कह सकते हो कि इनिशियल प्लस फाइनल मोमेंटम विल बी 0। इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये रहा m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनल मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम यानी दो बॉडीज इंडिपेंडेंट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स बीच में टांग नहीं अड़ा रहा। द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटा, वेक्टर सम है, मोमेंटम इज ए लीनियर क्वांटिटी। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट इसके बेसिस पे क्वेश्चंस काफी जोरदार रहते हैं, तो तुम्हें डायरेक्शन समझना पड़ेगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें बुक में देखने मिलेगा कि ये एक दीवार है, राइट,
गेंद ऐसे आई, टकराई और ऐसे चली गई, राइट। तो इस पे तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा के इसकी रीबाउंड वाली वेलोसिटी ढूंढनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी ये वेलोसिटी लेट से v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी रिजॉल्व करेंगे। इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी, राइट, इसकी ये ऐसे, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी एक ऐसे डाउनवर्ड और दूसरी हो जाएगी इस तरफ, इस तरफ। तो अब हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, वर्टिकल मोमेंटम, दोनों इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करके इसको सुलझाना पड़ेगा। फर्दर इन द इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज ए एंड बी वी फाइंड दैट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, लिखा मैंने। चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ये यहां पर पीछे लिखा था मैंने कि अगर है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। तो इसके साथ साथ ये एक और वर्ड जोड़ सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम दोनों बॉडीज का, फाइनल मोमेंटम दोनों बॉडीज का ऐड करो, सेम ही मिलेगा। द फोर्स दैट ए एक्सर्ट्स ऑन बी इज इक्वल्स टू न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए। सो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो रिकॉइल ऑफ ए गन, राइट, रिकॉइल ऑफ ए गन। अब जब गन पकड़ के रखी है, बुलेट निकली है ना, पहले तो मोमेंटम जीरो था, हाथ में ही पकड़ा हुआ है, मोमेंटम जीरो है। अब जैसे ही बुलेट निकली तो बुलेट के पास कितना सारा मोमेंटम आया, तो बदले में उतना ही मोमेंटम गन को भी मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, कोई गोली को फोर्स मार के नहीं भेज रहा है, गोली अपने आप फायरिंग होके जा रही है। तो जब गोली निकलती है, राइट, व्हेन द बुलेट कम्स आउट इट हैज सम मोमेंटम। कहां से आया वो मोमेंटम, क्योंकि कंजर्व्ड सिस्टम था, तो उसको जितना मोमेंटम मिला है उतना ही मोमेंटम गन को भी मिलेगा। तो गन रिकॉइल करेगी, पीछे की तरफ लगेगी। तुमने देखा होगा सिपाही ऐसे कंधे पे गन लगा के फायर करते हैं, ताकि क्या हो जाए, गन का बॉडी का मास जो रिकॉइल है उसको सह जाए। अगर सह नहीं पाओगे तो कुछ ऐसा होगा, देखो रिकॉइल की वजह से गन ही उसके हाथ में से निकल गई। सो ये है रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, राइट। इनिशियल मोमेंटम तो पूरे सिस्टम का जीरो था, बट फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी प्लस मास ऑफ द गन इंटू इट्स वेलोसिटी। तो इनिशियल जीरो था, फाइनल भी जीरो होना चाहिए, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। तो ये इक्वेशन हो जाएगा v1 m मोमेंटम ऑफ मास ऑफ द गन इंटू v2। तो अल्टीमेटली जो गन की वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी मास ऑफ द बुलेट इंटू v1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन। एग्जैक्टली अपोजिट वेलोसिटी आएगी, जितनी स्पीड में बुलेट जाएगी उतने ही पावरफुल झटका पीछे की तरफ फील होगा। While firing the gun, one must hold tightly to the shoulders। देखो लड़की ने कैसे एकदम शोल्डर्स को ठीक से नहीं पकड़ा था, अगर ठीक से पकड़ा होता ना तो इतना झटका नहीं लगता। देखो कंधे पे कितना जबरदस्त रिकॉइल एक्सपीरियंस कर रही है, कंधा टूट भी सकता है। This would save hurting the shoulder. When the gun is held tightly, the body of the shooter and the gun behave as a one body. Total mass becomes large and therefore recoil velocity of the body and the gun becomes too small। देखो ये इक्वेशन के हिसाब से अगर बहुत कंधे के पास में पकड़ के रखा होता ना तो गन के साथ साथ जो शूटर है उसका भी मास ऐड हो जाता। तो यहाँ पे ये चीज जाती डिनोमिनेटर में
अल्टीमेटली वेलोसिटी की वैल्यू को कम कर देती, तो हमें रिकॉइल फील नहीं होता। रॉकेट भी जो लॉन्च होते हैं, है ना, यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही है। ये जो पार्ट है रॉकेट का, है ना, जो जलती हुई गैसेस बाहर निकलती है वही रिएक्शन देती है रॉकेट को ऊपर जाने के लिए। फ्लाइट ऑफ द रॉकेट एंड जेट प्लेन्स, इन रॉकेट एंड जेट प्लेन्स द फ्यूल इज बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in the combustion chamber. The hot and highly compressed gases escape through the narrow opening with large velocity. As a result of it, the escaping gases acquire a large backward momentum, right? This in turn imparts an equal forward momentum, and so rocket jets they fly away. फिर है व्हेन ए मैन जंप आउट ऑफ द बोट टू द शोर, है ना, बोट से हम शोर में जंप पैर रखने जाते हैं ना, तो बोट अपने आप पीछे हो जाती है। रीजन यही है कि जब हम पैर रख के बाहर जाने जाते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हम बोट को देते हैं। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कह दो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कह दो, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम कह दो। जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये सब चीजें इक्वली एप्लीकेबल है। तो बोट एंड शोर, बोट ऐसा पीछे की तरफ जाती है तो उसमें फोर्स के थ्रू भी तुम इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब, इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस है। लेट्स से इस जगह पे ये एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, तो जैसे ही ये एक्सप्लोड होता है इसका एक छोटा टुकड़ा इस तरफ, 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 m1 m2 m3 m4, वेलोसिटी v1 v2 v3 v4, है ना। अब ये बॉम्ब पे कोई एक्सटर्नली तो फोर्स लगा नहीं रहा था कि सारे टुकड़े उछल जाए, वो अपने आप ही केमिकल रिएक्शन से फटा है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो इनिशियल मोमेंटम तो बॉम्ब का था जीरो, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये रहा। हर पार्टिकल का मोमेंटम हम ऐड कर देंगे और इसको यूज करके फिर जो भी अननोन है या जो भी ढूंढने के लिए कहा है ढूंढ सकते हो। सिस्टम विथ वेरिएबल मास रॉकेट, अब ये रॉकेट जो उड़ता है उसका डेरिवेशन के एग्जैक्टली होता क्या है। सो अगर रॉकेट के केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाए तो ये है रॉकेट जब पार्क किया हुआ है। अब ये रॉकेट चल चुका है तो किसी भी वक्त किसी भी टाइम में लेट्स से उसका मास है m, राइट, ये जमीन पे था रॉकेट, अब ये रॉकेट इधर पहुंचा तो ये सिचुएशन ये है r2 और इससे थोड़ा सा ऊपर गया r3, ये सिचुएशन है r3। अब एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है ना, कोई नीचे से धक्का तो नहीं लगा रहा है, इंटरनली ही कुछ गैसेस जल रही है और रॉकेट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ये रहा r2 वाली पोजीशन पे और फाइनल मोमेंटम ये रहा r3 वाली पोजीशन पे। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास है m, वेलोसिटी है v। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फ्यूल के जल जाने की वजह से मास अब बचा m माइनस डी एम। लेट्स से स्मॉल अमाउंट ऑफ dm फ्यूल गॉट बर्न्ड, राइट, और वेलोसिटी कुछ बढ़ गई v प्लस dv, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। प्लस जो गैसेस बाहर आ रही है ना, जितना फ्यूल जला है ना उतने ही क्वांटिटी में गैसेस बाहर आई है और उस गैसेस की वेलोसिटी है vg, क्योंकि नीचे की तरफ है उसको नेगेटिव लिया है, साइन कन्वेक्शन, ऊपर वाला मोशन पॉजिटिव नीचे वाला मोशन नेगेटिव। सो ये एक इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करके जो भी मतलब इस सिस्टम के बारे में क्वेश्चन हो, वैसे तो आता नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन, ये काफी कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो जाती है, बट सुलझा सकते हैं। mv mdv माइनस dmv माइनस dm dv
माइनस वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इनटू dm, राइट। mv कैंसिल हो जाएगा, सो ये 0 इक्वल टू एम डी वी माइनस dm कॉमन v प्लस dv माइनस vg dm। नेगेटिव टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले जाओ, इसको भी हम dm को भी कॉमन निकाल सकते हैं, vg, राइट, प्लस v प्लस dv इंटू dm इज इक्वल्स टू mdv। इस इक्वेशन को यूज करके तुम आगे गैस की स्पीड निकाल सकते हो, रॉकेट की स्पीड निकाल सकते हो, कितना बदलाव आया रॉकेट की गति में वो निकाल सकते हो, उसके मास में कितना बदलाव आया क्योंकि उसने खुद कुछ फ्यूल जला दिया। मैं वॉकिंग करता हूं तो मेरा कुछ तो चरबा पिघल जाता है ना, तो कुछ मास बदला, इनिशियल मास और चेंज इन वेलोसिटी। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, वही है रॉकेट वाली स्लाइड, इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉनकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉनकरेंट फोर्सेस ये पहले पढ़ा हुआ है, राइट। तो कॉनकरेंट फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मतलब के F1 इज इक्वल्स टू F2, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के O है, उस पे देखो ऐसे ऐसे फोर्सेस, ये हमने वो स्टार्टिंग में देखा था ना कि जिम्नास्टिक और समवन हैंगिंग फ्रॉम द बार, तो ऐसे ही कुछ उसके दो हाथ थे, ऐसे लटक रहा था। तो इस केस में अगर वो इक्विलिब्रियम में है, कहीं जा नहीं रहा है, ऐसे ही लटका हुआ है, तो इस केस को कैसे सुलझाएंगे? इस केस को सुलझाने के लिए जो इक्वेशन है उसको हम कहते हैं लामीस इक्वेशन या लामीस थियरम। क्या कहता है? F3 अपॉन साइन गामा विल बी इक्वल टू F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा। इसको यूज करके हम जो चाहिए वो ढूंढ सकते हैं। हावेवर इसको रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि भाई F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेट्स से F1x, F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F2x, वर्टिकल कंपोनेंट F2 का F2y और F1 का वर्टिकल कंपोनेंट F1y। अब जो वर्टिकल फोर्सेस है उसको इक्वेट कर दो, यानी कि F3 विल बी इक्वल टू F1y प्लस F2y, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट कर दो, यानी F1x इक्वल टू F2x। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर एंगल दिया हुआ है तो। सो ये था। अगले लेक्चर में लॉस ऑफ मोशन के बारे में और डिटेल्स देखेंगे।